है गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ फिर, जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर के तौर पे हैं फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा जैसे कि रेलवे की एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, 15 तारीख से मिनिस्टर आइसोलेटेड की एग्जाम है, और रेलवे एनटीपीसी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो 28 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद में ग्रुप डी के स्टार्ट होने वाले एग्जाम है। तो ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और बने रहिए वीडियो के साथ में। तो देखिए क्वेश्चन, भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में कृषि पर सम्मेलन का आयोजन किया है। किसका आयोजन किया है? प्राकृतिक कृषि पर सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति आयोग निर्माताओं ने भाग लिया है। किसमें? इस सम्मेलन के अंदर नीति आयोग ने इस सम्मेलन में भारत की वर्तमान योजनाओं को प्रस्तुत की है कि नीति के अनुसार प्राकृतिक खेती, जो मुख्य रूप से गाय के गोबर, बायोगैस इत्यादि पर निर्भर करती है, देश में खेती की स्वदेशी प्रणाली। भारत ने अगले 5 वर्षों में जैविक खेती के 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर पहुंचने के हैं। यह है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसको फॉर्मेट किया गया। झारखंड सरकार ने हाल ही में तीन कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए जो निवासी श्रमिकों को, आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित है। इन तीनों योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलाकर काम करने को तैयार किया गया है। किसके साथ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना के तहत। बिरसा हरित ग्राम योजना, तीनों योजनाओं में से फर्स्ट है बिरसा हरित ग्राम योजना, सेकंड है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और थर्ड है पोतो हो खेल विकास। तीन है बिरसा हरित क्रांति ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोतो हो खेल विकास योजना। नेक्स्ट पे आइए, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रारंभ किया है। क्या प्रारंभ किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय जहाजों को डीकेएस मालदीव के बंदरगाह पर भेजा जा रहा है। कहां पर भेजा जा रहा है? मालदीव के बंदरगाह पर। पहली यात्रा के दौरान लगभग 1000 व्यक्तियों को लाने की योजना बनाई गई है। पहली यात्रा में कितने व्यक्तियों को? 1000 व्यक्तियों को लाने की। आईएनएस जलाउश 8 मई 2020 को मालदीव में पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? 2020 को 8 मई को। आईएनएस मगर 10 मई 2020 को मालदीव में पहुंचेगा। ये 10 मई 2 दिन के बाद में पहुंचेगा। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत वायुसेना में मालदीव के साथ आवश्यक दवाओं और वस्तुओं का परिवहन करेगा। कौन करेगा? ऑपरेशन संजीव के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव के साथ आवश्यक दवाओं और वस्तुओं का परिवहन किया जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से सम्मानित किया है। कौन सम्मानित किया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। किसको? उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को किस लिए विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से सम्मानित किया गया? किम को यह सम्मान सोवियत संघ के उन सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए दिया गया है जिनकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया में मौत हुई थी। किम की ओर से उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन ग्वान। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री कौन है? री सोन ग्वान ने रूसी राजदूत अलेक्जेंडर मेत्सेगोरा के हाथों यह मेडल प्राप्त किया। इस दौरान किम मौजूद नहीं थे। किम किसी कारणवश मौजूद नहीं थे। नेक्स्ट पे है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का शहर है स्थित आरआरसी वेंकटपुरम गांव में गुरुवार सुबह 7 मई को एक केमिकल यूनिट में हुए इस ट्रेन गैस लीक में एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी। कहां पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर ने पॉलीस्टीरीन और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों को बनाने के लिए विजान में यह प्लांट लगाया था। 1978 में मैकडोवेल एंड कंपनी ने इसका विलय हो गया था। 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी केम ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। इसका नाम बदलकर एलजी पॉलीमर रखा गया था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मिसाइल आइसोनाइट गैस लीक हुई थी। फ्रेंड्स, आपको यह जरूर याद रखना है, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था उसमें मिसाइल आइसोनाइट गैस लीक हुई थी। नेक्स्ट पे आइए,
मुश्ताक अली कादिम ने 7 मई को इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसने इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में 7 मई को शपथ ली है? मुश्ताक अल कादमी ने 7 मई को यह अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। कहाँ के? इराक के। इससे पहले श्री अल कादम अमेरिका समर्थित खुफिया विभागों के प्रमुख रहे थे। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत होने से पहले उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद पर इस्तीफा दे दिया था। यह है वो। दिया मिर्जा भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत बनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आजकल फिल्मों में तो दिखती नहीं है और यहाँ पे इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत बनाया गया है। किसको? फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा को सद्भावना राजदूत के रूप में उनका कार्यकाल 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? 2022 के अंत तक उनका कार्यकाल। दिया मिर्जा ने राजदूत के रूप में अपने पहले कार्यकाल में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान की शुरुआत की थी, जिसने शीर्ष स्थान पर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे को उजागर किया था। नेक्स्ट पे आइए। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CMSA ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B में सफल परीक्षण का दावा किया है। CMSA के अनुसार उनका परीक्षण अंतरिक्ष यान 8 मई को इनर मंगोलियम ऑटोनोमस क्षेत्र में निर्धारित जगह पर सफलतापूर्वक उतरा है। चीन ने 5 मई को दक्षिण चीन के दक्षिण प्रांत हेनॉन के वेनचोंग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के चालक दल के बिना अंतरिक्ष यान का प्रशिक्षण संस्करण लॉन्च किया था। नेक्स्ट पे आइए। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हाल ही में एक नया रास्ता लिपुलेख धाराचुला मार्ग की शुरुआत की है। किसकी? लिपुलेख धाराचुला मार्ग की शुरुआत की है। लिपुलेख धाराचुला मार्ग उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। कितनी? 17,000 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है लिपुलेख धरा। इस मार्ग की लंबाई 80 किलोमीटर है। इस मार्ग की कितनी लंबाई है? 80 किलोमीटर है इस मार्ग की लंबाई। नया रास्ता लिपुलेख को धाराचुला से जोड़ता है। इस मार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने किया। इसका निर्माण किसने किया? सीमा सड़क संगठन BRO ने किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। BRO सीमा सड़क संगठन। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। ये एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। नेक्स्ट देखिए। 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। किसने किया था? अटल बिहारी के कार्यकाल में। भारत ने हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। 11 मई 1998 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ पे? 11 मई 1998 में पोखरण जैसलमेर में राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था फर्स्ट। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के प्रमुख के रूप में कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। इसकी वार्षिक बैठक कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित हो जाने के कारण यह निर्णय लिया गया। यह है नरेंद्र बत्रा, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राथमिकी दर्ज करवाने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश ने। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को 22 मई को फेड कप आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जीतने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी है। कौन सा अवार्ड? फेड कप होड अवार्ड।
सानिया मिर्जा 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है। सानिया मिर्जा 2016 के बाद पहली बार इस साल के फेड कप टीम में शामिल हुई थी। उन्होंने अंकिता रैना के साथ मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को फेड कप के प्लेऑफ में पहुंचाया था। यह है भारत की सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी। 13 मई 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स (जीईटी) इंडेक्स जारी किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया। कौन सा 74वां स्थान हासिल किया? इस सूचकांक को देशों में ऊर्जा प्रणाली, मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ, इन आधारों पर यह निश्चित किया जाता है कि किस देश की कौन सी रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग 74वें स्थान पर है। स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने? स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये देख सकते हैं आप, स्वीडन पहले स्थान पर है 742 74.2 पॉइंट के साथ में। इंडियाज रैंक 74। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु में कौन सा हवाई अड्डा है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत और मध्य एशिया में श्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। किसने? बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को पिछले 4 सालों में तीसरी बार श्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिल चुका है। पिछले 4 सालों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिल चुका है। कौन से हवाई अड्डे को? बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को। केम्पेगौड़ा को स्काई ट्रैक्स पुरस्कार पिछले 6 माह में 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर दिया। भारत के केरल की मृत्यु दर सबसे कम है। भारत में केरल राज्य की मृत्यु दर सबसे कम है। IMR मानव और स्वास्थ्य विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। उच्चतम IMR मध्य प्रदेश का है, जहां प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 48 की मौत होती है। नेक्स्ट पे आइए, इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीम रखा है। क्या रखा है? टैगोर स्ट्रीम। किसने? टैगोर स्ट्रीम किसने रखा है? इजराइल देश ने। किसके लिए? रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर। 1913 में साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भारत के एकमात्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कहानियों और उपन्यासों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। कब? 1913 में। 1913 में भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला को लिखा है। यह है भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। इजराइल ने दिया है भारत को खास तोहफा। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन ने सदस्य देशों में विदेशी मंत्रियों का आभासी सम्मेलन आयोजित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेजबानी रूस ने की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किसने की है? रूस ने की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर जावड़ेकर ने किया। किसने? विदेश मंत्री जयशंकर ने। प्रारंभिक टिप्पणी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा वितरित की गई। मुख्यालय शंघाई और स्थापना 26 अप्रैल 1996 में की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, SCO के मेंबर कौन है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ये 8 देश है SCO के मेंबर। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं के मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल गोइंग ऑनलाइन एज लैंडर कार्यक्रम शुरू किया है। गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है।
गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है। कार्यक्रम में वर्तमान चरण में 5,000 आदिवासी युवाओं का सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कौन सी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुभारंभ की है 21 मई 2020 को भारत के पूर्व राजीव गांधी पीएम की पुण्यतिथि के अवसर पर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। किसानों को दी जाएगी समर्थन मूल्य के अंतर की राशि। चावल निर्यात के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चावल निर्मित संवर्धन मंच IRPF की स्थापना की गई है। चावल निर्मित संवर्धन मंच की स्थापना कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एपीडा के तत्वाधान में की गई है। भारत 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाने जा रहा है। इस वैश्विक संस्था के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने सर्वसम्मति 1 वर्ष के लिए इस पद के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली बैठक में यह पद संभालेगा। इससे WHO के 194 देश और परोक्ष हिस्सा लेंगे। भारत WHO में जापान की जगह लेगा। WHO के कामकाज का निर्धारण एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। इस बोर्ड में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। वह कार्यकारी बोर्डों के सदस्यों का चुनाव स्वास्थ्य सभा के द्वारा किया जाता है। पहली महिला ह्यूमनॉइड इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट का नाम व्योम मित्र, क्या व्योम मित्र, और यह 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोबोट जाएगा। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार है। ये है वो रोबोट। इजराइल ने 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली। इजरायली संसद को क्या बोलते हैं, नेसेट के नई सरकार के विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में 73 मत जबकि विपक्ष के मत में 46 मत आए। इजराइल में एक के बाद एक हुए 3 चुनावों में किसी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस कारण देश के इतिहास में सबसे लंबा राजनीतिक गतिविरोध खत्म हो गया। गतिरोध के दौरान 500 दिनों में सबसे ज्यादा वक्त कार्यवाही सरकार बागडोर संभाले हुई है। यह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। चीन साहित्यकार फांग द्वारा लिखी गई पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम एन क्वारंटाइन सिटी इंटरनेट पर उपलब्ध। इस किताब में कोविड-19 के चीन के वुहान में फैलने के दौरान वहां पैदा हुए हालात के एक प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी बयान करती है। किताब अब भारत में भी उपलब्ध है। वुहान में 25 जनवरी को लॉकडाउन लगाए जाने के बाद फांग ने ऑनलाइन डायरी लिखना शुरू की थी। माइकल बेरी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया। हॉपर कॉलिंस इस पुस्तक के लेखक है। ये देख सकते हैं वुहान डायरी, इसके लेखक फांग। नेक्स्ट पे चक्रवर्ती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया। थाईलैंड द्वारा अम्फान नाम प्रदान किया गया। चक्रवर्ती तूफान अम्फान का उच्चारण, जिसका उच्चारण उम्पुन के रूप में किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में एक बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान है जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को टक्कर देगा। भारत मौसम विज्ञान IMD ने राज्यों को चेतावनी दी है। नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिपुलेख क्षेत्र शामिल है। हालांकि भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें लिपुलेख और कालापानी को शामिल किया गया है। विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के लेखक रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट
ट्रेंस एंड प्लेन्स का 19 मई को विमोचन किया गया। किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला, नाइट ट्रेन एंड देओली, द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन दोहरा आदि रस्किन बॉन्ड की कुछ लोकप्रिय पुस्तकें हैं। द ब्लू अम्ब्रेला, नाइट ट्रेन एंड देओली, द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो, ये रस्किन बॉन्ड की प्रमुख लोकप्रिय किताबें। रस्किन का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांसोली में हुआ। हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे? कांसोली में हुआ रस्किन बॉन्ड का जन्म। वे देश आज़ाद होने के बाद ही भारत में रहे हैं। 1964 में वे उत्तराखंड के मसूरी में रहे। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड को। पद्मश्री और पद्म विभूषण पाने वाले लेखक है रस्किन बॉन्ड। ये देख सकते हैं आप। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में गोविंदा राजुल चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो एक बार फिर से देख लिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? गोविंद राजुल चिंटाला को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। कब? 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। आंगनबाड़ी एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। यह 1975 में भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। कब? 1975 के अंदर भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, 1975 में। नेक्स्ट पेज पे आइए। यह है नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कॉमरेड रेनहोल्ट विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष व मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मेलपास ने इसकी घोषणा की है। ये देख सकते हैं आप। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा के कोंकण सूर्य मंदिर को कोंकण शहर के पूर्व सौरकरण के लिए योजना शुरू की है। इसे ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा लागू किया है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। कितने रुपए? 25 करोड़ प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, सभी के साथ में शेयर करें, जितना हो सके जितना शेयर करें। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी एग्जाम आने वाले हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की नाओमी ओसाका, कौन? नाओमी ओसाका सेरेना विलियम को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं की एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल की कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी बी.आर. शर्मा, कौन? बी.आर.एस. शर्मा को जम्मू कश्मीर राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कहाँ का? बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को उनको अध्यक्ष चुना है। फिक्की ने जाह्नवी फूकोन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एफएलओ दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिलाओं के नेतृत्व वाली और महिलाओं का ध्यान केंद्रित बिजनेस चैम्बर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग है। वह वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार का पद ग्रहण करेगी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दीवारों पर कार्टून के चित्र बनाकर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। इस अभियान के पहले चरण में 14 जिलों के 14 शहरों में कार्टून ड्राइंग को पूरा करने के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।